अमरीश, राइट? अमरीश। तो मैं चाहूंगा कि विवेक के मित्र है अमरीश, और मैं चाहूंगा कि अमरीश आइए, और बनारस से आए आप, राइट? अच्छा, रहते यही हैं, ओके ओके, चलिए बढ़िया। तो हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे कारवां में शिरकत करने वालों लोगों का रेंज अलग अलग जगह से, उत्तराखंड से कुछ लोग आए थे, उसके बाद मिजोरम से भी कुछ, अरुणाचल से अभी यहाँ परफॉर्मेंसेस हुई हैं, छत्तीसगढ़ से एक भाई साहब आए थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक फोक सिंगिंग करी थी छत्तीसगढ़ की। वाह, आइए, बहुत बढ़िया विवेक। तो विवेक आ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। विवेक बहुत अच्छा लिखते हैं। वैसे इन्होंने यहाँ पे अभी अपनी बहुत कम कविताएं सुनाई हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने पिटारे से ऐसे ही नगीने निकाल के लाते रहिए। सो ओवर टू यू विवेक। मैं अपने 2 सेट ऑफ शेयर्स का मतलब गजलें कह सकते हैं आप, तो मैं पेश करना चाहूंगा कि तलब है गुलजार की खातिर, एक बार माइक थोड़ा और, तलब है गुलजार की खातिर, हम हैं बहुत अखबार की खातिर, मजनून कई खत के छिपाए हैं हमने, हाशिए पे आ गए एक तलबगार की खातिर, और वो मुझे आवाम का साहिल बता गया, वो मुझे आवाम का साहिल बता गया, अब मैं अय्यार हूँ सरकार की खातिर। अगला शेर है कि ये सेल्फ डिस्ट्रॉयड शेर है, किस तरीके से कि जलूंगा तो उजाला दूंगा, जलूंगा तो उजाला दूंगा, तख्त नशी होते खुद को ही निकाला दूंगा, और मुझे बावजूद हूं मगर डर भी खुद से है, बावजूद हूं मगर डर भी खुद से है, कैसे खुद को सहारा दूंगा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका खंजर मेरी पीठ पर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका खंजर मेरी पीठ पर है, जरा ठहरो मैं अपने कत्ल का इशारा दूंगा। थैंक यू विवेक, थैंक यू। अच्छा, बीएचसी इंडिया के टीम मेंबर्स के अलावा मैं कुछ लोगों को इसलिए थैंक्स बोलता हूँ कि ये मुझे ऐसे कहते हैं कि भैया हम खड़े हैं आपके लिए, मतलब मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे साथ खड़े होने का मतलब जब ये कहते हैं भैया मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो ये पूरी कारवां की बात करते हैं। तो उनमें से विवेक हैं और नीरज जी भी हैं। जब ये आते हैं तो अधिकतर लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे प्रस्तुति देने के लिए जो आते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ देम दे हैव दिस टेंडेंसी कि जब ऑडियंस आएगी तो मैं प्रस्तुति दूंगा। तो मैं विवेक की और नीरज जी जैसे लोगों की इस बात पर प्रशंसा करता हूँ। टीम बीएचसी इंडिया के बिना तो खैर कारवां भी नहीं है और ये पूरी लाइब्रेरी का सेटअप तो खैर हो ही नहीं पाएगा, लेकिन मैं इस चीज की तारीफ उन लोगों के लिए विशेष करता हूँ कि जो उस तरीके से इस टीम का हिस्सा नहीं बनते, जो सातों दिन हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इतवार के इतवार कम से कम ये भरोसा दिलाते हैं कि यस आई एम देयर फॉर यू। तो विवेक हैं, नीरज जी हैं, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। अर्पित तो खैर पार्टी बन चुके हैं अब इस पूरी मुहिम का, और बहुत अच्छे तरीके से। विक्रम अभी कहीं और है, तो ये तो खैर बीएचसी के बहुत कोर टीम मेंबर की तरह है, लेकिन बाकी लोग मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा। तो विवेक का रहता है कि यस आइए भैया, मैं जब कोई नहीं होता तो ये कमान संभालते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये चीज। आइए अमरीश जी, राइट, आइए। और प्लीज जहां तक मेरी आवाज आ पा रही है, कारवां शुरू हो चुका है आज का, और ये कारवां चलेगा 7 बजे तक लगभग। तो प्लीज आप आइए, अपनी प्रस्तुतियां दीजिए, हमें भी लाभान्वित कीजिए आपकी अपनी प्रस्तुतियों से, और श्रोता जो बाकी लोग हैं उनको भी कुछ इससे सुन करके कुछ प्रेरित होंगे। हेलो, तो शुरू में करता हूँ प्रेम की कविताएं से। दीवाने फूल के हमने देखे हैं इस जमाने में, दीवाने कांटों के भी हो, कुछ ऐसा दीवाना हूँ मैं। चढ़े हो डाल पर सिरहाने वृक्ष के, चढ़े बिन डाल के सहारे, ऐसा पथिक पुराना हूँ मैं, ऐसा पथिक पुराना हूँ मैं। और अगली कविता आप सुनिएगा। सब भूल जाएंगे तुम्हें तब तुम्हें याद करेंगे, अभी ख्यालों में बस जाओ सबके, जब ख्यालों से उतर जाओगे तब तुम्हें याद करेंगे। तुम्हें पाने की जिद नहीं, कोई तलब नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं,
तुम्हें पाने की कोई जिद नहीं, कोई तलब नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जब निगाहों से उतर जाओगी सबके तब तुम्हें याद करेंगे, जब निगाहों से उतर जाओगी तब तुम्हें याद करेंगे। और अगली कविता सुनिएगा कि कविताओं के ढेर से मेरे प्रेम की कविताएं निकालना और जला देना। कविताओं के ढेर से मेरे प्रेम की कविताएं निकालना और जला भी देना। जलेगी जो कविता मेरी हो जाएगा शीतल हृदय तुम्हारा। और अगली कविता सुनिएगा कि राम पे लिखा हूँ और उनके जितने भी उनके गुण हैं और पुरुषार्थों को लेकर उस पे है। राम तुम मानो सरल नहीं भंवर में फंसते देखा था, दुख के पीड़ा में डूबे हुए फिर भी निकलते देखा था। तुम साहसी वीर पराक्रमी बड़े, तुम धीरज के अनुयायी हो, तुम पथ के पथिक और प्रेमी हो, तुम विश्व विजेता और न्यायी हो, तुम वीर धनुर्धर कौशल्या के, तुम दशरथ पुत्र महान हुए। हे राम तुम मानव सरल नहीं सब मानव है तू जहान हुए। हे राम तुम मानव सरल नहीं सब मानव है तू जहान हुए। और एक और राम पे देखिएगा, लक्ष्मण के गंग बाणों से हुए शत्रु विच्छिन्न प्राणों से, निर्भीक और निश्चल हृदय के थे वह मानुष अपने विचारों से। एक हाथ हवा का वेग लिया जो मिला उसे ही सेज लिया। नव पाताल एक अगर डाला था उसे तो साक्षात पुरुषार्थ ने पाला था, उसे तो साक्षात पुरुषार्थ ने पाला था। और एक कविता मैंने लिखी थी, जैसे जो रोड पे बच्चे घूमते हैं जो भीख मांगते हैं और बेसिकली वो मुझसे ही मिल गए, तो उस समय कविता फूट गई मेरे मन में, तो उस पे लिखी है। बच्चे भिखमंगे नंगे घूम रहे हैं सड़कों पर, एक हाथ में लिए कटोरी, सिक्के एक है पर नहीं है थोड़ी। कैसे कैसे वो जीवन अपना ढूंढ रहे हैं सड़कों पर, बच्चे भिखमंगे नंगे घूम रहे हैं सड़कों पर। बातों में मिठास भरी है, आंखों में आंसू भरी है, बालों को खुजलाते रहते, हाथों को फैलाते रहते, फिर भी वो जीवन से अपने दुख के बोझ उतार न पाते। बच्चे भिखमंगे नंगे अभावों में ही हार जाते, बच्चे भिखमंगे नंगे अभावों में ही हार जाते। एक और कविता सुनिएगा कि हंसते को सब देखे रोते को देखे कौन, हंसते को सब देखे रोते को देखे कौन, अंधेरों के आस जुगनुओं से प्रकाश मांगे कौन। इन बंद कमरों की बंद खिड़कियों से, टूटी हुई दीवारों की चमचमाती सीढ़ियों से, अपने लक्ष्य को भेदे कौन। हंसते को सब देखे रोते को देखे कौन। टूटी डालियों पर चहचहाती चिड़िया, खुला आसमां हो पर जकड़ी हो जिनमें बेड़ियां, इन सब के मर्मों को झेले कौन। हंसते को सब देखे रोते को देखे कौन, हंसते को सब देखे रोते को देखे कौन। थैंक यू। हेलो शेख। अच्छा अमरीश, आप गांधी विहारी रहे हैं राइट? अच्छा तो कारवां के बारे में तो आपको पता होगा। अच्छा पहले आए थे एज एन ऑडियंस? माइक नहीं, ओनली बस देखते हैं, मतलब ऑडियंस की तरह आप देखते थे, लेकिन आज आपके प्रस्तुतकर्ता के तौर पर पहले प्रस्तुत किए। ओके, तो कैसा लगता था जब ऑडियंस की तरह आप देखते थे कारवां? लगता तो है जैसे मैं अपने बारे में ही सोचता था, आके देखता था, लोगों की प्रस्तुति को देखता था, लेकिन सोचता अपने बारे में था कि मैं कैसे करूंगा। तो फिर विवेक भी मुझे मिले यहाँ पे, तो क्या बात है कि आओ एक बार यहाँ पे अपना प्रस्तुति एक बार दो, जैसे भी ये पहली बार स्टार्ट तो करो। फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया, बोले कि ठीक है आते हैं, तो आ जाए यहाँ पे। तो विवेक बहुत दिनों से मोटिवेट कर रहे थे आप इनको। बिल्कुल। चलिए एक बार विवेक के लिए ताली बजाइए प्लीज, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में मुझे कभी कभी ये कहते हुए अजीब लगता है, लेकिन इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि आज गला काट प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं, एक दूसरे की लोग मतलब उसमें लगे हुए हैं कंपैरिजन। लेकिन यहाँ दोस्त को जब मोटिवेट करके आता है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और यहाँ पे कई लोगों को मैंने ऐसा विटनेस किया, तो बहुत अच्छा। थैंक्स टू आप आते रहिएगा। जहाँ तक मुझे पता लगा विवेक से, इन्होंने बताया कि आप काफी लिख रहे हैं और लिखते रहते हैं राइट? तो कब से लिख रहे हैं वैसे? मैं 2018 से लिख रहा हूँ और लगभग 150 कविताएं मैं लिख चुका हूँ। 150 कविताएं लोग? अरे वाह क्या बात है। तब तो मुझे लगता है आपको कोई भी कारवां का सेशन स्किप नहीं करना चाहिए। आप हर संडे आइए, एक दो कविता तो कम से कम साझा करिए, है ना? आप ही के साथ के सारे लोग अगर आप कहते हैं ना कुछ, तो देखिए इनको प्रेरणा मिलती है, समझ रहे हैं ना? जैसे विवेक ने आपको प्रेरित किया, अब तक आप सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा तो कैसे बोलेगा, आपको देख करके उधर कोई बैठा हुआ जरूर सोच रहा होगा कि यार अगर मैं यहाँ पे आके कहूंगा तो कैसा कहूंगा। थैंक यू सो मच अमरीश, थैंक यू, कीप कमिंग ब्रदर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक व्यक्ति की मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो भाई साहब यहाँ जापानीज में कुछ बोल करके गए थे, याद होगा जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स है, तो वो जापानीज में कुछ कह के गए थे, लेकिन वो इधर आए स्टेज पे और उनका सिर्फ ये था कि
मैं फील करना चाहता हूँ कि यहाँ स्टेज पे आके कैसा लगता है, जबकि ये स्टेज बड़ा इनफॉर्मल सेटअप रखते हैं हम लोग, लेकिन उनका कहना था मैं फील करना चाह रहा था, इसलिए मैं इधर आया हूँ माइक हाथ में लेकर के कैसा लगता है। तो अपने अपने रीजंस हैं यहाँ पे कारवा पे आने के लिए, और हमारे भी अपने रीजन है यहाँ पे कारवा हर सप्ताह लगाने के। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके जो भी रीजंस हैं उस रीजन के लिए आइए। कोई कुछ बात साझा करने आ रहा है, कोई अपनी प्रतिभा दिखाने आ रहा है, कोई बस सुनने के लिए आ रहा है। जो भी आपके रीजंस हैं आप उसके लिए आइए, लेकिन आइए जरूर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की, जैसे फिर से मैं कहूंगा कि पिछले बार का जो सेशन था, जो कारवा का जो एपिसोड था, वो अपने आप में एक यूनिक एपिसोड इसलिए था क्योंकि नसीमा जी जैसी, नसीमा खातून जैसी शख्सियत हमारे बीच में थी, और उन्होंने जब स्टार्ट की थी अपनी स्पीच, तो उन्होंने स्पीच क्या ही बोलूंगा, अपनी जो चीजें शेयर करनी शुरू करी थी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि इस तरह के मंच और इस तरह के इनिशिएटिव आज बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को, इस तरह के इनिशिएटिव्स की। उन्होंने एक चीज कही थी कि जो कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला कंसेप्ट चला, तो फिर हम मोबाइल के चक्कर में एक दूसरे से दूर ही होते जा रहे हैं लगातार, और इस तरह का मंच हमें मौका देता है एक दूसरे से जुड़ने के विदाउट एनी मीडियम ऑफ स्क्रीन। तो आप इस चीज की अहमियत समझिए, इस चीज का महत्व समझिए। वैसे कारवा लगता रहेगा, लाइब्रेरी लगती रहेगी, लेकिन खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता। एक कहावत कही जाती है, समटाइम्स वी डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मोमेंट, इट बिकम्स अ मेमोरी। कभी जब कुछ चीज बस याद बन के रह जाती है ना, तो हम उस चीज को बहुत महत्व देने लगते हैं, लेकिन जब वो चीज होती रहती है तब हम उसको महत्व नहीं देते। तो मैं चाहता हूं जब ये चीज यहाँ पे हो रही है, जब ये चीजें होती आ रही हैं, तो उस चीज का महत्व समझिए, उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए प्लीज। आपके बीच के लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी शिद्दत करते हैं। इस चीज को लगाने में बहुत चीजें, संसाधन आपको दिखने में लिमिटेड लग रहे होंगे, लेकिन कितनी मेहनत लगती है। सैटरडे संडे जो खत्म होता है कारवा, उसके बाद ये पूरी की पूरी फिर प्रोसेस चल पड़ती है कि नेक्स्ट रविवार को किस किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो प्लीज इस चीज की इम्पोर्टेंस समझिएगा, और अगर आपको टेस्ट करना है तो इस चीज में शिरकत करके देखिए। इस चीज की अगर सिग्निफिकेंस समझनी है, फिर देखिए कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ हिस्से में कुछ तब्दील हुआ है या नहीं हुआ है। मैं इस चीज को उस तरीके से एडवोकेट नहीं करना चाहता, आपको लगेगा कि शायद मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूं, इसलिए ये बातें साझा कर रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे पिछले तकरीबन साल भर में मुझे ऐसी स्टोरीज विटनेस करने का मौका मिला है। ज्यादातर गुड स्टोरीज हैं, पॉजिटिव स्टोरीज हैं, लेकिन कैथारसिस जो बहुत अहम पहलू है, मैं समझता हूँ कारवा का कैथारसिस में बहुत होता हुआ देखा है। तो प्लीज इस चीज की अहमियत समझिए, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेक्स्ट परफॉर्मेंस। आइए, अंकित नाम है ना आपका, आप तो मिमिक्री कर चुके राइट, आप मुझे याद है। आइए, ये 2-3 प्रस्तुतियां दे चुके हैं कारवा में, और आज क्या सुनाएंगे आप? ये एक नज्म है जो कि बख्शीर कुरैशी साहब की है, और नज्म कुछ इस प्रकार है कि नज्म इस प्रकार है कि एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरक्श थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्ष थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो न याद हो तो गुमा था। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था, खुदा था। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा की जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे ना चला सके, वही दिल जिसे ना मना सके, वह जान जिसे ना लगा सके। कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम। तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाए हम। तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाए। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दर्द दूं तू न सह सके। तुझे दूं जुबां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके।
तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज की मैं सिवा करूं, तुझे हर नजर पर उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, अगर मिल भी जाएंगे गम न कर, तेरी शान में कमी नहीं, मेरे इस कलाम को तो माफ कर, मेरे इस कलाम को तो वाह वाह। मैं चाहूंगा कि अंकित आप फिर से ये प्रस्तुति दीजिए, ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली अटेंशन डाइवर्ट हो गया था किसी चीज से, और इसीलिए इस तरह के मंच की जरूरत बहुत ज्यादा आई है। इस चीज का इम्पोर्टेंस समझने की जरूरत है। जब कोई क्रिएटिव चीज हो रही है, रचनात्मक चीज हो रही है, तो नहीं, माइक यही ठीक है, आप डोंट वरी। आप देखिए पास इतना लाके बोलिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए जब कोई यहाँ पे आता है इस मंच पे, मैं हमेशा से कहता हूँ कि कई सारे बैरियर वो अपने ऑलरेडी तोड़ के आ रहा होता है। इस मंच पे बस आने का निर्णय ही अपने आप में बहुत बड़े साहस का परिचायक है। और जब कोई कह रहा है कोई चीज, तो प्लीज गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम हर। अब थोड़ी बहुत अगर कुछ चीजें बाहर हो रही, अगर वो वैसी इमरजेंसी वाली चीजें नहीं है, तो एक प्रवृत्ति बन गई है कि हम कुछ भी चीजों का ना, जिस चीज को एंजॉय करना चाहिए या जिस चीज को अटेंशन देना चाहिए, हम उस चीज को अटेंशन ना दे करके हम अनड्यू चीजों को अटेंशन देने लग जाते हैं। ये थोड़ी सी टेंडेंसी है और मैं उम्मीद करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रस्तुति फिर से दीजिए। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑडियंस जितनी भी है, कि प्लीज यहाँ पे आने वाले प्रस्तुतकर्ताओं को अगर आप ऑडियंस की तरह सुन रहे हैं तो इनके ऊपर ध्यान रखिए, ना कि इर्द गिर्द अगर कुछ तेज आवाज में कोई बात होने लग गई तो आप उधर, unless and until the person is needing some help, I think your attention should be here. आइए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज एक अपनी नहीं मतलब बख्शी कुरैशी साहब की एक नज्म सुनाने जा रहा हूँ। नज्म कुछ इस प्रकार है, कहीं भी बैठे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्ष थी। जो न याद हो तो वो सोच थी, जो याद हो तो गुमान था। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ। गुमा नहीं था, खुदा था वो। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वही जुबान जिसे न चला सके, वही दिल जिसे न लगा सके। कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम। तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला दिया। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दर्द दूं तू न सह सके। तुझे दू जुबान तू न कह सके, तुझे दू मकान तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में गिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। तुझे हर नजर पर उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, कभी मिल भी जाएंगे गम न कर। तेरी शान में कमी नहीं, मेरी इस कलाम को तू माफ कर, मेरी इस कलाम को तू माफ कर। हेलो, चेक। बहुत बढ़िया अंकित, मैं आपको नोटिस करता हूँ कि आप आते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद आपने सॉरी ओके। बट स्टिल जैसा कि मैं कहता हूँ कि कैथारसिस तो हर चीज, आप जब यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने एक पार्टिसिपेंट से, अच्छा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो लोग आते हैं अपने चीजों को शेयर करते हैं, तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन है ये। तो हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं हैं, वो शेयर करेगा। और जरूरी नहीं है कि आपके मत के साथ उसका मत जुड़ा हो। यहाँ अभिव्यक्ति की बात है, यहाँ जन समर्थन जुटाने की बात नहीं होती है। और ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक्सप्रेशन का मंच है। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे कोई अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है, अगर आपको लगता है कि आपने उसके साथ या उस पर्टिकुलर वक्तव्य के साथ आपकी आइडियोलॉजी सिंक नहीं कर रही है, तो टॉलरेंस इस चीज का नाम है। और एक और परफॉर्मर है, तो टॉलरेंस की आज हम बहुत बात करते हैं। तो प्लीज कम से कम आप उस परफॉर्मर को डिस्करेज मत करिए कोई डिमीनिंग कमेंट करके, या वैसा यहाँ पे हुआ नहीं है।
लेकिन आफ्टर द परफॉर्मेंस आप उनसे सवाल जवाब करिए, लेकिन उसका लहजा ऐसा ना हो कि डराने वाला, धमकाने वाला या आपत्तिजनक हो, वैसा ना करिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। और यहाँ पे इस मंच पे आकर के कई लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव चीज है। और आप सोचिए कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कितनी संवेदना जुड़ी हुई होगी आप लोगों के साथ, इस मंच के साथ, जो अपनी निजी चीज यहाँ पे ला करके आपके साथ रख रहा है। कोई अपनी ब्रेकअप की स्टोरी बता रहा है। पिछली बार एक भाई साहब आए थे, उन्होंने जॉब छोड़ी तो कितने मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उस चीज की स्टोरी बता रहा है। तो आप उसके साथ संवेदना रखिए, उसके किसी भी चीज पे वैसी टीका टिप्पणी ना हो कि उस व्यक्ति का मन आहत हो जाए, जो इतने चीजों को झेल करके उबर करके सामने आने का निर्णय ले रहा है। वो उस चीज से फिर वो डर जाए या सहम जाए कि यार मैं वहां पे अपनी चीज को शेयर करने गया था और लोगों ने मुझे वहां पे इस तरह का कमेंट मार दिया। वैसे यहाँ पे होता नहीं। यहाँ की ऑडियंस, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑडियंस जो मैंने देखी है। लेकिन फिर भी अगर आप में से एक दो लोग, जो मुझे पता लगा कुछ लोग परफॉर्म करने के बाद उनके साथ थोड़ी सी कुछ वैसी चीजें हुई कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं चाहता हूं नहीं, बी अ फ्रेंड। आप सभी लोग जिस उस चीज से गुजर रहे हैं, जिस फेज ऑफ लाइफ में हैं, एक दूसरे को एनकरेज करने की जरूर कोशिश करें, डिस्करेज न करें। काफी दिनों से गुड्डू आते रहे हैं, तो कैसे आपके जहन में आया? मतलब प्रियंका ने तो स्टोरी बता दी, लेकिन कारवा के लिए आपकी क्या फीलिंग है गुड्डू? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा फिल्म है कारवा के लिए, और मुझे लग रहा था कि हाँ इस चीज़ का जरूरत है, इसलिए मैंने बोला था भैया कुछ दे दो, ये माइक स्टैंड ही दे दो। वैसे आप देना चाहे खुद तो भी दे सकते हैं। नहीं वही मतलब मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, वी आर हार्टली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक प्रियंका आप तुम ही परफॉर्म कर लो, अब माइक आ ही गया है तो प्लीज कराओके पे, ट्रैक पे ना आप सेटअप कर लीजिए माइक। सो प्रियंका लगातार परफॉर्मेंस दे रही है और लगातार इनके परफॉर्मेंस में काफी इम्प्रूवमेंट है। जब से मैं जान रहा हूँ प्रियंका को, मैं सिंगिंग यहाँ पे सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करते जा रही है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, आज मैं अपना नाम बताती हूँ। वैसे मैंने अपना नाम कभी नहीं बताया है, भैया हर बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मेरा नाम प्रियंका है और मैं लगभग 5 महीने से यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। हर संडे आती हूँ और बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हूँ संडे का, कारवा का और आप सभी लोग से मिलने का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो गाना सुनाने जा रही हूँ, वो 90s के गाने ज्यादातर लोग अभी भी सुनते हैं, क्योंकि वो हमेशा ट्रेंड में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो 90s का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, दिल है कि मानता नहीं। आमिर खान साहब की पिक्चर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे। दोबारा सुनाता हूँ। कोई नहीं, आप उसको तैयार कीजिए फिर आइए। इसका लिरिक्स जो है गाने की स्पीड से चल रहा है।
एक दो परफॉर्मेंस के बाद ना आप अच्छे से निकाल लीजिए और उसके बाद आ जाओ मिस्टी, आ जाओ। मिस्टी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मिस्टी का, और बहुत अच्छी इसकी आवाज, इसका अंदाज। इतनी छोटी बच्ची है लेकिन बहुत इंस्पायरिंग है। मेरा नाम है दानवी बेग। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मैं थारे पवित्रती। मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं जो तेरी शर्ट। और ये मंजर भोपाली की एक गज़ल है। इसके पहले भी मैंने एक बहुत खूबसूरत तुम गज़ल सुनाई थी मैंने, वो भी लोगों ने पसंद किया था। ये बहुत दिनों बाद आज फिर मौका मिला है। मेरा नाम शशिकांत कुमार है। तो मंजर भोपाली की ये गज़ल है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गाँव-गाँव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत लोग यहाँ समझ रहे होंगे। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। लोग तो गरीब थे अमीर हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए। यानी कि हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मैं चाहूंगा अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो तालियों से प्रोत्साहन जरूर करें। जेब है आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों की भलाई कीजिए। जेब है आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों की भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए। हो कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए। इनर सोल खा चुके हैं बेच के, जो भी आजकल के बहुत ऊंचे ऊंचे नेतागण हैं। तो कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए। और ये लाइन है, अच्छा लगेगा तो प्रोत्साहन दीजिएगा कि कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर अपनी आत्माएं खा गए, और मार के गरीबों की दवाई खा गए। हो इनको पद्मश्री का अवार्ड दीजिए, हो देश को तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो ऑडियंस से जो आपको ये जो वाह वाह मिलती है या जो तारीफें होती हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा रिवार्ड है कि नहीं? कितना अच्छा लगता है। आपके कॉन्फिडेंस में, आपके पूरे पर्सनालिटी में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन लाती है ये चीज। और आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक फिजिकल फॉर्म में अवार्ड से नवाजा जाए। आई थिंक वो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कहानियां भी भरी हुई हैं कि जो लोग उस ट्रॉफी या शील्ड या मेडल को बेच बेच कर करके अपना गुजारा करने पे मजबूर हो गए। अगर टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है तो सिर्फ अवार्ड और सर्टिफिकेट से नहीं, बल्कि उसे अपने दिलों में जगह देने की जरूरत है और उनके लिए वाकई कुछ सिग्निफिकेंट करने की जरूरत है। और यहाँ पे हमने महसूस किया है कि वो चीज हो रही है, क्योंकि मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, यहाँ के परफॉर्मर्स में देखा है, ऑडियंस में देखा है।
कि एक जो कहते हैं ना सेंसिटाइजेशन, वो चीजों को लेकर के संवेदनशील होना शुरू कर चुके हैं। जो पहले एक एरोगेंस था कुछ लोगों में, चीजों को सुनने के बाद उसको जस्ट निगेट कर देना, लेकिन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स कि यार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या ऐसा उसने कहा तो क्यों कहा, लेकिन इन अ गुड वे। मुझसे पूछते हैं या किसी और से पूछते हैं, लेकिन इन अ गुड वे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी है कारवा की वजह से यहाँ पे होती हुई, और मुझे इस चीज की बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलिए हमारा प्रयास जो हम पसीने में तरबतर होकर के या पूरी टीम लगती है, तो हमें ये चीज सेटिस्फेक्शन देती है। तो नेक्स्ट अभय, आप रेडी हो? आइए। अभय भी लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं और इनके भी सिंगिंग में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। लीजिए कनेक्ट है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अभय कांत एंड आज का सॉन्ग काफ़ी फेमस है, सभी लोगों ने आई थिंक सुना ही होगा, तो स्टार्ट करते हैं। जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अभी लोगों को कुछ याद आ रहा हो?
सागर में मेरे जिगर में तस्वीर है यार की, तस्वीर है यार की। मेरी खुशी क्या ये जिंदगी क्या सौगात है प्यार की, सौगात है प्यार की। उसी के लिए है मेरे तो ये दोनों जहां। एक वैसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी, वैसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया। नादान थी जो कुछ भी न समझी, चाहत को रुसवा किया, चाहत को रुसवा किया। बना के उसी ने उजाड़ा मेरा सिया। वो कैसी लड़की थी जिसे तू प्यार करता था, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार। थैंक यू सो मच। आज हमें छा गया, क्या बात है। एक बार फिर से ताली बजा दो इसके लिए। कब से तैयारी कर रहे थे इस गाने की? हाँ ऐसे ये अंदर से निकला है, अंदर से। अच्छा, अभय ने जो पहला गाना गाया था आई थिंक कारवा में आकर के, वो दूसरा तीसरा एडिशन था कारवा का। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाया, कुछ ना कहो। अच्छा कुछ ना कहो, फिर को देखा तो ऐसा कहा है। और फिर ये काली काली आंखें, आज ये क्या था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आपने एक बाहर को भी डेडिकेट गाना गाया था। हाँ वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा चलिए भाई, फ्रेंड मतलब ऑफ कोर्स फ्रेंड, मतलब ये नहीं कह रहा था। नहीं वाकई ऑसम ऑसम, समा बांध दिया यार तुमने। क्लैप क्लैप एक बार फिर से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर गए सब लोग तुम्हारे इस गाने से। तुमने शुरुआत में जो सुर लिए ना, जो आलाप वाला सुर था, ओ हो करके जो था, वही पे तुमने हिट कर दिया। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो मैं कह रहा हूँ ना कि कारवा को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कारवा उनके अंदर जरूर कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहा है। और अब जिस तरह से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, आज जो उन्होंने किया है, एक बार पूरे आप ये विवेक, उज्जवल और नीरज, इनके लिए प्लीज अपने लिए ताली बजा लीजिए। ये एनकरेजमेंट, ये हौसला अफजाई आपको नहीं मिलती है दूसरे जगह। हाँ पेड मिल जाएगी आपको, लेकिन विलिंग नहीं मिलती। आइए उज्जवल, नेक्स्ट उज्जवल ये जो परफॉर्म करना चाहेंगे, और इन्होंने भी कारवा को अंगीकार किया है। मैं उज्जवल की एक बात कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ
आदम गोंडवी की वो कविता, नाम मैं भूल रहा हूँ, चमारों की गली, जितनी बार ये पढ़ेंगे मैं उतनी बार सुन सकता हूँ। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि इनके अंदाज में मुझे वो जो कविता है चमारों की गली, उसमें वो बात नजर आई थी। बाकी बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने वो जो इस तरह से पढ़ी थी ना, मैं फैन हो गया था इनका। लीजिए आज क्या सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सबको। आज कुछ कहने को है नहीं मेरे पास, सोच कर आया था बट नहीं कहना, क्योंकि भाई अब है, भाई किसी की याद में पहुंचा दिए। और ये किताब भी वही मुझे गिफ्ट करके गई थी, तो ठीक है, यही बस। तो प्रसंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण पांडव का दूत बनके दुर्योधन के सभा में, या यूं कहे धृतराष्ट्र के सभा में आए हैं। रश्मि रथी एक मेरे लिए तो महाकाव्य है जिसे दिनकर ने लिखा है, तो उसका सर्ग 3 का भाग 2 है, वो मैं सुनाना चाहूंगा। हम सब ने पढ़ी है कृष्ण की चेतावनी, तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। एक बार दिनकर के लिए हम लोग तालियां बजाते हैं। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र, सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलो अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन, मृतकों से पटी भी है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरन। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाह
चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वो मुझे बांध कह सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वृणी पकड़, फंसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबांध बूंद से छूटेंगे, वायस श्रीखाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे, केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खरे प्रमुदित दोनों, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। थैंक यू। एक कविता मुझे और पढ़नी है। अभी हमारे देश में हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, पता नहीं कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। जो नहीं रखेंगे उनके लिए पहले से माफी है। बट सोचिएगा, इस कविता को जाकर एक बार पढ़िएगा। सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कविता को एक बार जाकर पढ़ना और समझना। ये देवी प्रसाद मिश्र की कविता है, शीर्षक है मुसलमान। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियां थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। न मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वे बहुत दूर से आए, फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थी। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीर बिखेर देते थे। निर्माण के लिए बेचैन थे। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्रायः इस तरह होते थे कि प्रायः पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे न होते तो लखनऊ न होता, आधा इलाहाबाद न होता, मेहराबे न होती, गुंबद न होता, आदाब न होता, मीर मोमिन मखदूम न होते, शबाना न होती। वे न होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो न होता। वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर न होता। वे न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब न होता। मुसलमान न होते तो 1857 न होता। वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान खान को देखकर वे खुश होते थे। वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएससी के सिपाही से डरते थे उतना ही
राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे, वे मेरठ से डरते थे, वे भागलपुर से डरते थे, वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे पवित्र रंगों से डरते थे, वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वे फिलिस्तीनी नहीं थे लेकिन अपने घर को लेकर अपने घर को वे फिलिस्तीनी नहीं थे लेकिन अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा राग द्वेष थे। वे मुसलमान थे। वे कपड़े बुनते थे, वे कपड़े सिलते थे, वे ताले बनाते थे, वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाजें पूरे शहर में गूंजती रहती थी। वे शहर के बाहर रहते थे। वे मुसलमान थे लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे, अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं, यमुना का पानी पीते थे। वे मुसलमान थे इसीलिए बचकर निकलते थे। वे मुसलमान थे इसीलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज्यादातर अखबार यह कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद दूसरे हादसे की खबरें आती थी। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाती थी, बच्चे दीवार से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसीलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज्यादा बार सिर पटकते थे। वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे यहीं रह जाएं तो नहीं रह सकते थे। वे आधा जिबह बकरे की तरह तकलीफ के झटके महसूस करते थे। वे मुसलमान थे इसीलिए तूफान के फंसे जहाज के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए, किस समुद्र में फेंका जाए। बहस यह थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे लेकिन वे चींटियां नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वे सिंधु और हिंदू कुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता हो उस तरह से वे सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे। थैंक यू। हेलो शेख, बहुत अच्छा उज्जवल, दोनों कविताएं बहुत अच्छी। और देखिए कारवां की मंच की खासियत, रश्मि रथी बिल्कुल वो हिंदू माइथोलॉजी कर्ण पे लिखी गई, राइट। और अभी इन्होंने मुस्लिमों के लिए जिस तरह से इन्होंने जो संवेदना जो कविता के माध्यम से जो जताई है, यही इस मंच की खासियत मुझे लगती है। और दूसरा, मैं जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों ने कारवां के महत्व को समझा है, तो उज्जवल उनमें से एक है। और मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब उज्जवल आते हैं ना, तो ये खुद कहते कि मेरा देखिएगा सुधांशु जी, मेरे भी हाथ कांप रहे होते। मैं किसी के बारे में जब कहता हूँ कि यार यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए ना जिनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, फिर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट हो गए, तो इनका खुद कन्फेस करते हैं मेरे भी कांपते हैं। और अब ये तैयारी करते हैं। एक कारवां को इतनी अहमियत देने लग गए, पहले से देते आ रहे हैं, लेकिन अब ये प्रिपेयर करते हैं कि संडे को मैं क्या बोलूंगा, राइट। और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं चाहता हूं कि ऑडियंस के साथ आपके साझा करूं। ये अपने पिताजी को जरूर कंसल्ट करते हैं, राइट। हाँ, उसके बारे में जरा बताइए आप। ये प्रेरणा, एक्चुअली मेरे पिताजी राइटर हैं, वो कहानियां कविताएं लिखते हैं, तो उनको बहुत शुरू से इंटरेस्ट है कि मैं कहीं भी कुछ भी पढ़ूं या हिंदी के लिए मैं थोड़ा सा सेवा दूं। बार मुझे डांटते रहते हैं और मेरी कोई भी प्रस्तुति उनको पसंद नहीं आती है। वो ये बोलते हैं यहाँ देखो शौ बोले हो, ये किए वो किए हो, तो उनका है। लेकिन वो मुझे बताते हैं, जैसे रश्मि रथी मैं खुद सोच कर आया था पढ़ूंगा। मुसलमान वाले जो कविता थी वो मेरे पिताजी ने मुझे, मैं ज्यादातर कविताएं यहाँ उन्हीं से पूछ के आता हूँ कि मुझे कौन सी पढ़। मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, नॉर्मल पढ़ाई करता हूँ। सब उन्हीं से पूछ कर आता हूँ कि हाँ क्या पढ़ना है, फिर वो बताते हैं, मैं तैयारी, इसीलिए मुझे तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि मैं पहले खुद समझता हूँ कविता को। ग्रेट। मैं चाहूंगा कि कभी आपके पिताजी यहाँ पे आए और अगर कारवां
उस दिन इत्तेफाकन ऐसे दिन आते हैं तो आप उनको कारवा में जरूर लाइएगा। मैं चाहूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस आपके पिताजी देखे, उनको बहुत खुशी मिलेगी। वो कहने की बात नहीं है। ग्रेट, ग्रेट टू हैव यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अच्छा, करते हैं एक दो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो सीपी जी आइए। सीपी जी भी उनमें से एक है जिन्होंने इस चीज को समझा यहाँ पे। अच्छा मिस्टी इनके बात करते हैं, ठीक है ना? ये इसके बाद मिस्टी इसके बाद करते, राइट? कनेक्ट विक्रम ब्लूटूथ मिस्टी आप इसके बाद करना है ना? इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस। गिरी जी अगर आप मौजूद हो तो हाँ गिरी जी आप मिस्टी बच्ची के बाद, बच्ची कर लेगी उसके बाद फिर बेगाना जी जो परफॉर्मेंसेस लाइनअप है। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि अभी अभय जी ने गाया तो मुझे लग रहा है कि सारे जो जख्मी दिल थे वो ताजे हो गए होंगे। तो अब इश्क का कारवां कहना है कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमां हो मेरा। तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमां हो मेरा। एक डिबिया में चुटकी भर सिंदूर रखा है, एक बार लगाने दोगी क्या? एक बार लगाने दोगी क्या? एक और हो जाए फिर ठीक है, बताते रहिएगा। कहना है कि ये कहते ना, अभी कुछ आप शायर पढ़ रहे थे तो बड़ा जख्मी दिल और बड़ी लड़कियों को और महबूबाओं को कोस रहे थे। अरे भाई कुछ दूसरे दृष्टिकोण से भी देख लिया करो। मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत संरचना है अगर ठीक से देखोगे तो। कहना है कि जिसका कोई जवाब नहीं वो सवाल है, जिसका कोई जवाब नहीं वो सवाल है। दिल जिसे देखने को तरसे वो हसीन ख्याल है। और बेमिसाल हुस्न अदाओं का एक खजाना देखकर फरिश्ते भी कहते होंगे, बेमिसाल हुस्न और अदाओं का एक खजाना देखकर फरिश्ते भी कहते होंगे, कमाल हैं आप, कमाल हैं आप, कमाल हैं आप। और ये आज की लास्ट हो जाएगी, ठीक है? कहना है कि मलाल है लेकिन इतना मलाल थोड़ी है। मलाल है लेकिन इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। कहना है कि सभी अपने ही वास्ते फिक्रमंद हैं यहाँ, सभी अपने ही वास्ते फिक्रमंद हैं यहाँ, किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और जो ये पेपर लीक हो जाते हैं ना, ये अगली लाइन उस पर है, ठीक है? कहना है कि ऐसा है ना, सबका हित हो जाए जी। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। और परों को काट दिया गया है उड़ान से पहले ही, परों को काट दिया गया है उड़ान से पहले ही। ये खौफे हिज्र है, 100 की मिसाल थोड़ी है। ये खौफे हिज्र है, 100 की मिसाल थोड़ी है। और एक ये जो अगली लाइन आ रही है वो उनके लिए जिनका प्रिय मेरी तरह नहीं हुआ इस बार भी नहीं हुआ, ठीक है? हाँ, ये खौफे हिज्र है, 100 की मिसाल थोड़ी है। और मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहे हम, हर बार जीत जाना कमाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहे हम, मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहे हम, हर बार जीत जाना कमाल थोड़ी है। और लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। अच्छा, तुम पढ़े लिखे लोग हो ना मेरी तरह, तो ऐसा है पढ़े लिखे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हर बात का ना अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, है ना? वो फैक्ट को रटते तो है नहीं, यूपीएससी के बच्चे हैं, पहले वो देखते हैं संरचना क्या है अंदर तक जाकर के। अब शायर के साथ दिक्कत ये है कि यार इस हर बात का कैसे बताऊं? तो दो शब्द आ रहे हैं, एक होता है गुरूब हो जाना, है ना? गुरूब होता है डूब जाना, जवाल मतलब सफल तो हो जाना, तुम्हारी भाषा में सफल जिसे कहते हैं। कहना है कि लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। और गुरूब हो जाने का मतलब जवाल थोड़ी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, आते रहे कीजिए आप, है ना? आपकी परफॉर्मेंसेस को लोग एंजॉय आपकी परफॉर्मेंस को लोग एंजॉय करते हैं। आइए रविराज जी, रविराज जी गाना गाएंगे आपके सामने। अच्छा, जब पहला कारवा था, वेरी फर्स्ट कारवा, तो मैंने एक सवाल किया था, कोई ऐसा गाना जिसमें किताब शब्द आता,
तो यही गाना गाया गया था जो उसने गाया। अभी किसी ने गाया था ना, किताबें बहुत सी, लेकिन और कोई गाना जिसमें किताब शब्द आता है? वो तो हो गया। मेरी प्यार की खुशबू किताबों में नहीं मिलेगी। याद नहीं है, बता रहे हैं। आप बताइए, भाई को बताइए। याद नहीं है, क्या 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 माइक पे बता दो। अरे कितना तेरी मेरी प्यार की खुशबू किताबों में नहीं मिलेगी। ये थोड़ा अगर सुर इतना ही पता है। और किसी को ये गाना सुर में आता है क्या? और कोई गाना, अगर यही गाना किसी को सुर में आ रहा हो? मैंने नहीं सुना ये सुर में। अगर कोई गुनगुनाए, साथ फेरे का गाना, पिक्चर है अनिल कपूर का। और कोई गाना? चलिए एक और गाना पर, तेरे मेरे प्यार की खुशबू किताबों में। चलिए, क्योंकि मुझे इसके अलावा ना कोई और ध्यान ही नहीं आ रहा था। सबके दिमाग में यही गाना हिट करता है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। तो आइए रविराज जी, रेडी हैं? आइए। रविराज का रवि राजपूत। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या सिलेक्शन थी गाने की। गाते हैं आप? परफॉर्म कर? जी। तो कारवा के बारे में कहाँ से पता लगा? अभी पिछली बार मुझे बताया था एक फ्रेंड ने मेरे, अभी यहाँ तो नहीं, लेकिन उसने बताया था संडे को होता है। नहीं, वजीराबाद। आज आप परफॉर्म करने के पर्पज से आए थे स्पेशली, या देखने आए थे? मन बन गया परफॉर्म करने का? हाँ, देखने आया था, फिर मन भी बन गया।
क्या बात है, इनके दोस्त के लिए भी और इनके लिए फिर से तालियां एक बार प्लीज। बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छा, एकदम सधे हुए सुरों में और एकदम ठहराव के साथ। बहुत डिफिकल्ट गाना गाया, वेल डन वेल डन। तो आइए, कहाँ अलूना, अलूना कम 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 आ जाओ हिमांशु, देखो अगर हो सके तो, है ना, है ना, है ना। तेरी आके लगा मेरा सफर तो यहीं तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम्हीं तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझमें है वो खामोशी, सौ बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ दिया, तुमसे तोड़ न पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खुली तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है, पहले तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है, सह लूं मैं अब तेरी कमी मुझसे, ये होगा ही नहीं, सौ बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ दिया, तुमसे तोड़ न पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। वेल डन अलूना, वेल डन। और आते रहा कीजिए, कोई नहीं, कोई नहीं। और हिमांशु के लिए भी प्लीज ताली बजा दीजिए, ये हम इसको अपना परमानेंट अकॉम्पनिस्ट मानते हैं। वेल डन, वेल डन। अच्छा आइए प्रबल, प्रबल आपसे किताब का एक पन्ना पढ़ के आपको अपना कुछ साझा करना चाहते हैं, किसी और की पढ़ेंगे। कौन सी किताब है? अच्छा, लप्पू झन्ना। तो प्लीज आप बने रहिएगा, है ना। लास्ट अब एक आध गाने की परफॉर्मेंस लेके आज का कारवा हम समाप्त करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रबल है और मैं एक किताब जिसका नाम लप्पू झन्ना है और उसके राइटर का नाम अशोक पांडे है, उस किताब का एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसका चैप्टर का नाम है जियाउल उर्स की मूंगफली, मुहर्रम और वृक्षारोपण। मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के साइड साइड से पढ़ सकता हूँ। सिंचाई डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक इंजीनियर साहब बाबू के दोस्त थे। उनका बेटा और मेरा सहपाठी जियाउल कभी कभी मेरे साथ कायपत्ता खेलने आता था। बागड़ बिल्ला उसे हर बार चोर बना देता था। नतीजतन बैग खेल भर पड़ता रहता। मेरी कक्षा में पढ़ने वाला होशियार जियाउल मुझे अच्छा लगता था। उसके और मेरे सेक्शन अलग अलग थे। अपने सेक्शन में हमेशा फर्स्ट आकर वह मास्टरों की नकली शाबाशी पा लेता था। नकली इसलिए कि ज़्यादातर पार्ट टाइम करने वाले इन मास्टरों में से कुछ के दुकानदारी जैसे अपने और धंधे थे। मोहसिन, महमूद, मोहम्मद और रज्जाक जैसे नाम वाले बच्चों से वे ऐसी हकारत से पेश आते थे कि उनके मुंह पे थूक देने की इच्छा होती थी।
रामनगर आए जितना भी टाइम बीता था, हर वक्त हिंदू मुसलमान सुनते सुनते हम आगा गए थे। हमें यह बात बार बार समझाई जाती कि महमूद होता है और अरविंद। महमूद गंदा होता है, गाय खाता है, नहाता नहीं है, और हम उसके घर जाएंगे तो शरबत पिलाएगा, मगर पहले उसमें थूकेगा। हमारी समझ में अब सब आना शुरू हो गया था, इसलिए लपट्टू ने भी जियाउल को पसंद करना शुरू कर दिया था। एक शाम वह कायपद्दा खेलने आया और बागड़ बिल्ले ने उसे चोर बना दिया, तो लपट्टू ने विरोध जताते हुए कहा, जियाउल नहीं बनेगा आज का चोल मैं। जियाउल ने तनिक हैरत और संशय से सभी उपस्थित खिलाड़ियों को पल भर देखा, लेकिन लपट्टू के कहने पर तुरंत आम के पेड़ पर चढ़ गया। क्या मजाल कोई जियाउल की रफ्तार का सामना कर पाता। बाद के दिनों में जब जैगुआ पॉक एक बार चोर बना तो जियाउल की रफ्तार के आगे रोने रोने को हो गया। असल में उस दिन के बाद जियाउल कभी चोर बना ही नहीं। लपट्टू उसे अपनी वाली डाल पर बुला लिया करता। यह मेरे भी लिए कुछ दिन का ईर्ष्या का कारण बना रहा। लपट्टू और मैं अभी जियाउल के पक्के दोस्त नहीं बने थे, पर हमारे बीच आपसी समझदारी का संबंध बनना शुरू हो गया था। एक रोज जियाउल ने हम दोनों के घर पहुंचकर अपने घर आने का न्योता दिया। 2-3 दिन में उसका बर्थडे था। शाम को लपट्टू के घर गया तो उसके बड़े भाई ने हमारा ज्ञानवर्धन करने की असफल कोशिश की। वह बताने लगा कि हर साल ईद से 1 महीने पहले मुसलमान लोग किसी हिंदू के बच्चे को उठा लेते हैं। पहले उसे खूब खिला पिलाकर मोटा बनाते हैं और ठीक ईद के दिन चावल से भरे एक तसले में लिटाकर तलवार से उसके टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद खून रंगे चावलों को पूरे शहर में प्रसाद की तरह बांटा जाता है। उसने ऐसे हैबतनाक चित्र खींचा कि लपट्टू की बहनों के चेहरे पर हैरत और हिकारत से सन गए। लपट्टू के भाई ने यह भी तय कर दिया कि मैं और लपट्टू किसी भी कीमत पर जियाउल के घर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां से हमारा वापस जिंदा लौटना नामुमकिन था। बहस करना बेकार था। बेहतरी इसी में थी कि चुप रहें। न्योते वाले दिन मैंने घर पर झूठ बोला कि सिलाई क्लास के लिए सामान लेने जाना है। सुई धागों के लिए मिले पैसों से मैंने किराए पर साइकिल ली और जियाउल के घर की तरफ चल पड़े। देखे कौन रोकता है। बर्थडे गिफ्ट लेने के मेरे पास पैसे नहीं थे। लपट्टू अपनी बहन की घड़ी चुरा लाया था, लेकिन बेचने की हम दोनों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जियाउल को यही दे देंगे यार, कौन थाला उत्ते पूछ लिया कि कितने दिए। तेला मेला बर्थडे गिफ्ट है, कह देंगे। घड़ी उसकी जेब में ही पड़ी रही। जियाउल के घर क्या अजब मंजर था। हर कोई एक दूसरे को आप कह रहा था। खाने की कैसी दिल फरेब खुशबुएं और क्या लगदग चमचम औरतें लड़कियां। आइए कहकर एक हम उम्र लड़की ने हमारा स्वागत किया। उसके झिलमिल करते तारों वाला आसमानी लिबास ही हमें अधमरा करने को बहुत था। आप जिया भाई के दोस्त हैं ना। हमारा उत्तर पाने से पहले ही जिया भाई आपके दोस्त आ गए, कहता आसमानी लिबास उंगलियों के पोरों से खुद को समेटता भीतर भाग चला। जियाउल ने काजू पड़ी सेवइयां सुतवाई और कुछ नमकीन चीज भी भीतर ले जाकर अपने माँ बाप से मिलवाया। न सूरत याद रही किसी की, न लिबास, बस अम्मी अब्बू बाजी खाला वगैरह सुनाई देता रहा। न केक था, न प्लेटों में कुंतल भर चाट भर लेने वाली औरतें। फुसफुस बहुत हो रही थी, पर हमारी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जियाउल की अम्मी ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और दुआएं दी। साइकिल 1 घंटे के किराए पर थी। हमने यह बात जियाउल को बता दी। जियाउल कुछ प्रतिक्रिया देता, उसके पहले ही उठता हुआ लपट्टू बोला, तेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं यार जियाउल।
जियाउल से विदाई ली और तल बेटे कहकर उसने मुझे डंडे पे बिठा लिया। हवा बनकर साइकिल वाले के वहां पहुंचे। थोड़ी देर हो गई थी पर उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। घर पास आया तो लपट्टू की जेब में पड़ी घड़ी की याद आई। अले यार जियाउल का गिफ्ट तो रह ही गया। अपने व्यवहार से वह कभी कभी मुझे बच्चा बना देता। उसने वही किया, बोला अपने गल दातू। मेरे पूछने पर कि वह कहाँ जा रहा है, अपनी पारंगत उंगलियों को खास अंदाज में मोड़ते हुए बोला वही क्यून कबल कर लें। घास मंडी के मुहाने पर मैं असमंजस में खड़ा था। उसने आंख मारी और कहा किती ते कहना नहीं बेटे। थैंक यू। थैंक यू प्रबल। अच्छा देखिए, ये भी एक शैली है, मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ। मैंने कहा ना कि यहाँ पे हर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को हम वेलकम करते हैं। तो मैंने जैसे कहा है, कई बार कहता हूँ कि आप किताब से कोई पन्ना भी उठा करके पढ़ सकते हैं। तो प्रबल ने उस चीज को अंगीकार किया और उस चीज को एक्सेप्ट किया। और अच्छी चीज है कि वो उस जॉनर को यहाँ पे ला रहे हैं। धीरे धीरे देखिएगा, जब वो किताब का पन्ना जैसे पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ना उनका हो रहा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अभी वो फ्लो उस तरीके से नहीं बना पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा ऐसे ही वो पढ़ते रहेंगे तो उनके स्टोरी टेलिंग या उनके पढ़ने के तरीके में निखार आ जाएगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आप इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा और जरूर इसी तरह से आप लाते रहिएगा। तो आइए हिमांशु, अब है कहाँ गया? आइए कम। इसके बाद एक लास्ट परफॉर्मेंस होगी। आई थिंक हिमांशु और अभय ये सब मिलकर डुएट करेंगे। सो दैट विल बी लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ टुडे। दिल का दरिया बह ही गया, राह में यूं जो तू मिल गया। मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया फिर एक दफा। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम। तेरे बिन चलेंगे भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहे और हम।
बहुत अच्छे। नहीं नहीं राघवेंद्र आ जाओ, लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो परफॉर्मर्स हैं वो भी टाइम से आ जाइए, क्योंकि ये उनके लिए सीखने का मंच भी है। और जो लोग यहाँ पे इस चीज को समझ रहे हैं उनके परफॉर्मेंसेस में आप भी समझ पा रहे होंगे कि कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। अब उनके अंदर बांधने की ताकत आ गई है लोगों को। राघवेंद्र चलिए आइए। हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। हो गया मैं ख्यालों में, अब नींद भी नहीं आंखों में। करवटे बस बदलता हूँ, अब जागता हूँ मैं रातों में। अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं तो आया हूँ दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, फसाना तेरा बन गया जाने जाना। हसीना गोरी गोरी चुराया चोरी 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 चोरी। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। आरज़ू है मेरे सपनों की, बैठा रहूं तेरी बाहों में। सिर्फ तू मुझे चाहे, अब इतना असर हो मेरी आहों में। तू कह दे हंस के तो तोड़ दूं मैं रस्मों को, मर के भी ना भूलूं मैं तेरी कसमों को। मैं तो आया हूँ यहाँ बस तेरे लिए, तेरा तन मन सब है तेरे लिए। हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, हसीना गोरी 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 गोरी। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। थैंक यू गाइस। वेल डन राघवेंद्र, वेल डन, बहुत बहुत अच्छा हिमांशु, थैंक यू सो मच। तो ये आज की आखिरी प्रस्तुति थी और राघवेंद्र इसको फिर से आप प्रिपेयर करके गाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि एज अ परफॉर्मर मैं आपका इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको गिटार पे गाना जरूरी है ना, तो आप हिमांशु के साथ जैम करिए, जब पहले थोड़ा आइए, है ना। तो ये थी आज की आखिरी प्रस्तुति और आज का कारवा यहीं तक, हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज शायद कल वो दुर्घटना घटी है जो करोल बाग वाली हुई है, तो उसमें जो स्टूडेंट जिन्होंने उनकी जान चली गई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको अपने प्रेयर में जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ संवेदना बनाए रखें। और जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं या
जहाँ कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी भी लाइब्रेरी में, आप क्या लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपके जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, वो तब तक सब कुछ बहुत अहम लगता है जब तक जीवन आपके साथ है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हो। बहुत चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उनकी वेदना को अब समझिए, उनके घर वालों की वेदना को। वो बहुत कह रहे हैं यार मुझे लक्ष्य ये करना है, वो करना है, तो प्लीज मैं यहाँ रख दीजिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर मत होइए, लेकिन आपका जो जीवन है उससे बढ़ के तो खैर कुछ ही नहीं है। मैं यहाँ भी देखता हूँ तो काफी वैसे माहौल में कुछ बच्चे पढ़ते रहते जो घुटन भरा माहौल है, और अपने आप को कन्विंस करते रहते कि यार ये तो जरूरी है। आपके जीवन से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तो कहीं भी आप जाइए तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो आप कम से कम जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, क्योंकि ये दूसरी घटना है विद इन ईयर जहाँ पे स्टूडेंट हताहत हुए हैं और जिनका कोई दोष भी नहीं था, उनको बस कैश किया जाता है अलग अलग तरीकों से, और स्टूडेंट विक्टिम बन जाता है, फिर उसकी कोई चर्चा भी नहीं होती है। तो कम से कम आप जो एजुकेटेड वर्ग हैं, इतने अंध दौड़ में मत शामिल हो जाइए। मैंने सुना है कि कुछ ऐसे हैं कि सीढ़ी ऊपर जाने का ऐसा खतरनाक बना रखा है कि उससे स्लिप हो गए तो दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत हो सकती है। तो आप प्लीज पढ़े लिखे लोग हैं, आप कम से कम जो नॉर्म्स है, एमसीडी के रूल्स रेगुलेशन को एक बार पढ़ लीजिए। अगर कोई उसको वायलेट करता हुआ आपको वैसा इंस्टीट्यूट अगर लग रहा है तो आप उसमें एडमिशन, आप आगे चल के इसी चीज को सही करने वाले हो, तो व्हाई डोंट टेक अ स्टैंड नाउ। आप उनको मना करिए भाई कि नहीं पढ़ूंगा ऐसे इंस्टीट्यूट में। आप पहले अपनी स्थिति सुधारिए। आप जिस दिन खड़े हो गए ना, उस दिन उनको झुकना पड़ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप अपने आप को चारा मत बनने दीजिए, आप अपने आप को चारा मत बनने दीजिए कि मुझे कोई भी यूज कर रहा है और मैं उनको यूज करने दूं। प्लीज टेक स्टैंड। तो उनको अपने प्रेयर में जरूर याद रखिएगा। मैं चाहता था कि उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा मौन कर रखा जाए, लेकिन चूंकि कारवा का प्लान पहले होता है और प्रस्तुतियां रोमांटिक भी हो जाती है, तो थोड़ा मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा कि उनके लिए मौन धारण हो और फिर उसके बाद रोमांटिक प्रस्तुतियां हो। लेकिन वी डू हैव सॉलिडारिटी विद देम, जिन्होंने अपनी जिंदगी वहां पे खो दी। और प्लीज मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट इतना अवेयर तो कम से कम जरूर बने। आप जितना खर्च अपने ऊपर कर रहे हैं, आपसे जितने लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, आप उनके सामने तो कम से कम खड़े होइए। आपका राइट है। तो प्लीज उनको अपने प्रेयर में जरूर रखिएगा। आपके भाई बंधु हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जिन्होंने जिंदगी खोई है। क्या पता आगे चल के वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाते। सो वी हैव लॉस्ट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड वी मस्ट ऑब्जेक्ट टू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू।